मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रणनीति सीरीज़ की, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से पोर्शन रहेंगे, कौन कौन से पेपर रहेंगे। सेकेंड सीरीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे पेपर 2 की, और इसके साथ हम थर्ड सीरीज़ में चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें, जिससे कि एक रणनीति के साथ हमारी तैयारी हो और गलतियां होने की संभावनाओं को हम कम कर सकें। देखिए, गलतियों का पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी प्रोबेबिलिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं, और यह कम किया जा सकता है जब आप पेपर को पूरी रणनीति के साथ देने बैठें। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न की, जो पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 आपका यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। मैक्सिमम 75 मार्क्स का यह पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि हर प्रश्न जो रहेगा उसका वेटेज आधे नंबर का रहेगा। आधे नंबर के 150 क्वेश्चन, टोटल आपका पूर्णांक हो जाएगा 75 नंबर का। पेपर की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। पेपर का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आप यहाँ देखेंगे 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक जो सही उत्तर है वो आपका कट जाएगा। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग का मतलब। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पर। सिलेबस की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें टोटल आपके 5 यूनिट हैं। आपके सब्जेक्ट के मतलब पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे। एक आपका जीके का पेपर होगा, जिसको अपन थर्ड पेपर के नाम से जानते हैं। इसमें राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है। राजस्थान जीके में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसकी रणनीति जो है उसकी चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 होगा। दोनों ही पेपर्स में पॉलिटिकल साइंस की अगर अपन बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल 5-5 यूनिट हैं, और आप मान के चलें इन 5 यूनिटों में से लगभग बराबर बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट की। यह है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको ट्रेडिशनल जो हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, मनु और कौटिल्य मिलेंगे। नॉन वायलेंस और बुद्धिज्म, ये हमारे लिए थोड़ा नया हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं इसके नोट्स शेयर कर दूँ। इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। समय मिलते ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि रजनी गगवानी नाम से ही हैं, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ऐसे टॉपिक्स जिसके नोट्स आपके पास नहीं मिलते हैं, उनके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मनु और कौटिल्य हमारे लिए ट्रेडिशनल रह जाते हैं, नॉन वायलेंस और बुद्धिज्म हमारे लिए नया टॉपिक रह जाता है। इसके मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। रही बात नेचर ऑफ स्टेट इन मिडाइवल इंडिया, ज़ियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, ये आपको RS आढ़ा की जो मैंने आपको सजेस्ट की थी गाइड, उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। और मान के चले दोनों में से बाहर क्वेश्चन बैठने वाला नहीं है। पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो भी ज़ियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आढ़ा से बाहर नहीं गए हैं। राजा राम मोहन राय की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय, सैयद अहमद खान, EV रामास्वामी नायकर, ये भी आपको ट्रेडिशनल बुक्स में मिल जाएंगे। RS आढ़ा में इनमें से कुछ थिंकर्स नहीं हैं, इसलिए उन थिंकर्स को ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। या तो आप मधुकर श्याम चतुर्वेदी में से पढ़ेंगे, MS चतुर्वेदी, या फिर आप OP गाबा से पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे मैम पहले तो आपने कहा था कि RS आढ़ा ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ आप कह रहे हैं कि मधुकर श्याम चतुर्वेदी में से, ओम प्रकाश गाबा में से भी पढ़ना है। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ इस चीज़ को कि RS आढ़ा जो है आपके दोनों ही पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का 80% सिलेबस जो है वो कवर करती है। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी कही थी। 20% बकाया सिलेबस जो होगा
वो आपको अलग अलग किताबों में से खोजना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये 20% सिलेबस नहीं होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ये 80% वाला सिलेबस। जब आप 80% वाला सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास फिर भी समय बचता है, तब आप इस 20% के लिए कंटेंट खंगालना स्टार्ट करें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई भी टॉपिक को लेकर मैसेज करते हैं नोट्स के लिए, मैं उसमें डेफिनेटली आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। लेकिन हाँ, हमारी प्राथमिकता 80% वाली आरस आड़ा होनी चाहिए। फिर बात करते दादा भाई नौरोजी, अरविंदो घोष, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से अधिकांश ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, इनमें से आपको अधिकांश वापस आप मान के चले 70 to 80% जो सिलेबस है इसका आपको आरस आड़ा में मिल जाएगा। तो पहले उसको कंप्लीट करने की, उसको रटने की आप कोशिश करें। और वैसे भी इनमें से कुछ ऐसे फैक्चुअल सवाल आएंगे, जैसे मनु की जो मनुस्मृति थी उसमें कितने अध्याय हैं, कौटिल्य के किसी मंत्री का नाम पूछ देंगे कि अमात्य को क्या काम दिया गया था, गांधी की बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, नेहरू के ट्रू और फॉल्स पूछ लेंगे, अंबेडकर की बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, अंबेडकर गांधी के बीच में विवाद क्या था पूछ लेंगे, जयप्रकाश नारायण की कुछ क्रांतियों की बात पूछ लेंगे, ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है उसका पूछ लेंगे कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन राज्य सत्ता के बारे में बात करता है, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में से छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आप जहाँ से पढ़ें, जितना पढ़ें, उन सबको आप फैक्चुअली पढ़ने की कोशिश करें। अगला है आपका यूनिट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी। बचपन से इन द सेंस की बीए पार्ट फर्स्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं। आइडियल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, आदर्श, उदार और मार्क्सवादी थियरी, पोस्ट कॉलोनियल, सबाल्टर्न हमने एमए जो क्लासेस हमारी हैं उसमें पढ़ी है। सॉवरेनिटी, पावर, अथॉरिटी बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं अधिकांश चीज़ें। तो आपके लिए पॉलिटिकल कंसेप्ट और आइडियोलॉजी नया विषय नहीं है और न ही कोई परेशान करने वाला विषय है। यह टॉपिक सबके सब ऑल 100% आपको ये वाला सिलेबस जो है वो RS आढ़ा से आपको मिल जाएगा, इसलिए बाहर कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी आपको यदि आप कनाडा छोड़ दें तो आपको सारा जो सिलेबस है वह आपको मिल जाएगा RS आढ़ा में, इसलिए ये भी आपकी RS आढ़ा से कंप्लीट हो सकती है। अब पॉलिटिकल कंसेप्ट और आइडियोलॉजी से सवाल किस प्रकार से आएंगे वो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो सॉवरेनिटी पर, सॉवरेनिटी के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। पावर पे आपको बियर स्ट्रीट का एक स्टेटमेंट है, वो कई दफ़े पूछा गया है, वो पूछा जा सकता है। अथॉरिटी पर मैक्स वेबर ज़रूर पढ़ें आप। अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच में और पावर के बीच में क्या डिफरेंस है। सत्य असत्य कथन पूछे जा सकते हैं। तर्क और कारण मतलब रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में आपसे पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। वापस वही आ सकता है कि आपको 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे, एक असत्य कथन का चयन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन। कंसेप्ट क्योंकि नाम ही है कंसेप्ट, तो इसमें कंसेप्ट और फैक्ट आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी सत्य असत्य कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है, यूके और इंडिया में क्या अंतर है, फ्रांस में कैसा चलता है, कनाडा के प्रधानमंत्री की पावर क्या है, वहाँ के जो वाइसरॉय थे उनकी पावर क्या है, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ये सबके सब आपको यहीं पे मिलेंगी। थियरीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर अपन बात करें तो आपसे सार्टोरी हो गए, इनके सवाल पूछे जा सकते हैं। मिशेल्स हो गई जिसको अपन एलीट थियरी के बारे में जानते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। तो थियरीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आपके लिए नया भी है, रटने की ज़रूरत भी है, तो फोकस करना है तो इस संबंध में आप इन पे कर सकते हैं। फिर बात करें अपन चौथे की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये आपको पूरा जो कंटेंट है ये आपको वैसे तो आढ़ा में मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक वाहियात क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिनका उत्तर अभी जो रैंक 1 होंगे शायद उनको भी मालूम नहीं होगा। तो आप 100% के फेर में नहीं फंसें कि मुझे 100% जो है उत्तर आने ही चाहिए सबके सब, तो उसमें आप नहीं रहें। अगर आप पेपर को 80% भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आप टॉप कर रहे हैं इस पूरे एग्ज़ाम को, तो चिंता की बात नहीं है। आपको जहाँ कहीं लगे कि आपको रटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उत्कर्ष पे फ्री ऑफ कॉस्ट है,
उत्कर्ष पे दिनेश गहलोत सर की आरएस की वीडियोस पड़ी हुई हैं पॉलिटी नाम से, इंडियन पॉलिटी नाम से। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, अराउंड 92 वीडियोस उसमें होंगी। वास्तव में वो पढ़ के आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं। आढ़ा पढ़ने के साथ साथ रिवीजन पर्पस से जब आप खाना खा रहे हैं, मैं ऐसे ही किया करती थी। यूट्यूब पे कुछ क्वालिटी कंटेंट भी अवेलेबल है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो दिनेश गहलोत सर वास्तव में मुझे अच्छे लगे, पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो पढ़ाते हैं, तो प्रश्न उनमें से अच्छे बैठे और बैठते भी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। तो लेकिन बैठ के मैं केवल यूट्यूब लेके बैठी रहूँ तो ये भी संभव नहीं है। तो जब मैं खाना बनाया करती थी, जब मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ, खाना खा रही हूँ, जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो जब आप हाउस होल्ड, क्योंकि महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हमारे साथ हैं, तो वो भी काम करते करते ही अपनी तैयारी करेंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी से, चाहे आप कामगार हैं, आप गृहिणी हैं, चाहे आप बेरोजगार बालक हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप घर का काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है, अपने समय को बर्बाद नहीं करें। हमारे पास बहुत सीमित समय है, इसका हम पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज़ करें। आप खाना खा रहे हैं, मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, खाना धीरे धीरे खाती हूँ, तो आधे घंटे में मेरी एक वीडियो ख़त्म। आप इसको 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से सुन सकते हैं। तो जब आप खाना खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप इस तरह के काम करते समय भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दिनेश गहलोत जो हैं, उनकी वीडियोस पेड वीडियो नहीं है, मैं पहले कह रही हूँ, कोई भी पेड कोर्स लेने से बचें, नहीं लेना है आपको। ये फ्री में अवेलेबल है, पॉलिटी की वीडियोस हैं, और इसमें से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। 5वीं यूनिट की चर्चा करते हैं, थियरीज एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपको सब की सब, ये पूरा आपको आरस आढ़ा में मिलेगा, कहीं बाहर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आरस आढ़ा में आपको ये पूरा कंटेंट मिलेगा। आवश्यकता है आपको रटने की इन सबको, और इनमें से आपकी बुक रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, रीज़न असर्शन वाले सवाल भी आ सकते हैं, आर्म्स रेस जो है उसके बारे में, करंट अफेयर्स में कोई अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई ऐसी संधि, ऐसा कोई समझौता जो अभी हुआ है या अभी रद्द हुआ है, जिसको भारत ने अभी साइन किया है, तो ऐसा आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त डिसीजन मेकिंग, गेम अप्रोच, कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग थियरी जो है, इस पर भी आपके सत्य असत्य वाले कथन आने की संभावना रहती हैं। तो ये रहा एक शॉर्ट में आपके सिलेबस पर हमने एक नज़र डाली, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ से हमको मिल सकते हैं, आरस आढ़ा में कितना कवर हो रहा है, आपको बाहर से कितनी चीज़ें देखनी हैं, इन सबको हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं कि पढ़ें कैसे। तो देखिए, आपको, क्योंकि मैंने एक ही बुक बताई है जिसको आपको पढ़ना है, वह है आरएस आढ़ा, क्योंकि मैंने आपको एक ही बुक बताई है कि आपको पढ़नी है, तो आप इसको बार बार रिवाइज़ करें। और मैं एक चीज़ बता दूं, आपको लग रहा होगा एक बुक है, हम जल्दी से पढ़ लेंगे, चुटकियों में निपटा देंगे, तो चुटकियों में निपटाने जैसी ये बुक है नहीं। इसमें 35 बुक्स का कंपाइलेशन किया हुआ है, और क्योंकि 2016 से लेकर 2020 तक मैंने केवल किताबें ही पढ़ी हैं, तो मुझे ध्यान है कि एस.एल. वर्मा में से कौन सा टॉपिक उठाया है। एनसीईआरटी 3 वर्षों तक मैंने बच्चों को पढ़ाई है, 11th-12th की, इसलिए एनसीईआरटी को भी कॉपी पेस्ट किया आरस आढ़ा ने। इसलिए जो बच्चे पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी पढ़ें क्या, ज़रूरत ही नहीं है आपको। आरस आढ़ा में एनसीईआरटी को एज इट कॉपी पेस्ट किया गया है, नहीं पढ़नी है। एस.एल. वर्मा कॉपी पेस्टेड, राजीव भार्गव कॉपी पेस्टेड, एंड्रयू हेवुड कॉपी पेस्टेड, मधुकर श्याम चतुर्वेदी, मुखर्जी, वी.आर. मेहता, ये इसमें कॉपी पेस्टेड है। तो आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसका रिपीटेड रिवीजन करें। जो टॉपिक्स आपके बच जाते हैं 20%, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, वो अगर आपकी आवश्यकता है तो मैं आपके साथ, मेरे रजनी गगवानी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर शेयर करूँगी, जिसको मैंने हाईलाइट करके बना रखे हैं इन द सेंस कि मैंने कंपाइल कर रखा है, वो मेरे खुद के नोट्स नहीं हैं, वो मैंने यहाँ वहाँ से कंपाइल किए हैं। ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के लिए कलाम एकेडमी जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग वह ऑफ़र कर रहा है। जो विद्यार्थी जयपुर में है वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ जयपुर है आपको केवल और केवल ऑनलाइन कोचिंग ही लेनी चाहिए, ऑफलाइन के फेर में
नहीं फंसे। लेकिन ऑनलाइन आपको पूरी ईमानदारी से देना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो क्या करते हैं कि कोच ले लिया आपने, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपने परचेज़ कर ली, उसको स्क्रॉल करते जाते क्वेश्चंस को और कहते हैं कि मैं तो एवं ही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखना नहीं है, बाकायदा आपको एग्ज़ाम प्रेशर में बैठ के आपको उसको सॉल्व करना है, तब जाके आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। अपने कंटेंट को जितना ज़्यादा हो सके आप लिमिटेड रखें। अपना कंटेंट बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक कोचिंग के गुरुजी से पूछेंगे 20 किताबें बता देंगे, दूसरे गुरुजी से पूछेंगे वो 20 बता देंगे। यूट्यूब पे एक बार आप सर्च मार के तो देखो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC पॉलिटिकल साइंस बुक लिस्ट, आपको 20-20 किताबें बताएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, अपने आप से पूछें, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि 3 महीने बचे हैं आपके पास, आज 2 जुलाई हो गई है, 3 महीने में 20 किताबें पढ़ना और उनको 4-5 बार जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आप उस कंपटीशन में बैठने के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो उन किताबों को 20 किताबों को 5 दफ़े पढ़ना, 100 हो गई, मतलब 100 दफ़े पढ़नी आपको किताबें। और इसके बाद राजस्थान जीके वाला 3rd पेपर का पोर्शन और पढ़ना। क्या आपके लिए पॉसिबल है? अगर है तो आप उन गुरुजी की बात ज़रूर मानें, अगर नहीं है तो आप यकीन रखें कि RS आढ़ा आपकी हेल्प करने वाली है। तो इसी नोट के साथ जब आपको कोई ज़रूरत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के मेंशन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप आपकी क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो गुड बाय एंड कीप लर्निंग।